आई एम सॉरी, आप लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि हम इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। हाय, इस वीडियो में अब हम एक्चुअली देखने वाले हैं कि कौन सा लैपटॉप हमें खरीदना चाहिए। तो ये वीडियो हर टाइप के लोगों के लिए, जिनका बजट कम है, जिनका बजट ज़्यादा है, सबके लिए। बिकॉज जो कम बजट वाले लोग हैं वो इस वीडियो से ये नॉलेज ले सकते हैं कि कम बजट में हमें हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप कैसे खरीदना चाहिए, ठीक, उसमें क्या क्या अपग्रेडेशन करनी चाहिए सस्ते लैपटॉप में कि वो परफॉर्मेंट बन जाए बाद में। और जिन लोगों का बजट ज़्यादा है वो लोग इस वीडियो से ये सीख सकते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा किसी ख़राब लैपटॉप में नहीं देना चाहिए। तो उससे बचने के लिए वो नॉलेज ले सकते हैं। सो ये सब लैपटॉप खरीदने के लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी, एसएसडी के बारे में, रैम के बारे में और सीपीयू के बारे में। और क्योंकि हम सस्ता लैपटॉप खरीद के इन तीनों चीज़ों को उसमें अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसएसडी। सो एसएसडी होती क्या है? ओके, तो हार्ड डिस्क जो होती थी वो मैकेनिकल होती थी। उस जैसे सीडी होती है हमारे पास, उसमें डेटा स्टोर होता है और जो सीडी राइटर होता है उसको रीड करता है। उसको सीडी रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, सॉरी। और वो जो सीडी राइटर का जो पिन होती है वो उसके ऊपर ड्रॉप करके वो उसको रीड करती है। सिमिलरली हमारी हार्ड डिस्क होती है। बट ऑन दी अदर साइड एसएसडी आप लोग एक तरह से पेन ड्राइव की तरह समझ सकते हैं। उसके अंदर एक चिप होती है, उसके अंदर 3D नैंड टेक्नोलॉजी की स्टोरेज होती है जो हाई एंड मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव्स में होती है। उसके सिमिलर ही आप लोग मान सकते हो। ओके, सो एसएसडी। सो एसएसडी को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फर्स्ट, विदाउट डी रैम, एंड सेकंड विद डी रैम, एंड एनवीएमई एसएसडीज। ओके, सो ये डी रैम क्या है? एक्चुअली एसएसडी के अंदर स्टोरेज तो है बट उसको वेरी एफिशिएंटली प्रॉपरली मैनेज करने के लिए कि मुझे कौन सी फाइल कौन से लोकेशन में स्टोर करनी है, कहाँ पे स्टोर करनी है, उसके लिए एसएसडी में एक कंट्रोलर लगा रहता है। एक तरह से एसएसडी को आप पूरा एक छोटा कंप्यूटर की तरह समझ सकते हो, आपका रिमोट की तरह, या फिर किसी भी आईओटी डिवाइस या छोटे डिवाइस की तरह। उसमें भी एक सीपीयू, छोटा सीपीयू रहता है, उसमें भी एक रैम रहती है। तो एसएसडी में अगर डी रैम रहती है तो वो कैश, जो एसएसडी के अंदर जो कैश स्टोरेज रहता है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करती है। सो डी रैम हाफ जीबी तक की रहती है एसएसडीज में। सो विदाउट डी रैम एसएसडीज आती हैं, वो अराउंड 2000 रुपीज की रहती हैं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट 250 GB एसएसडीज। वो अराउंड 2000 रुपीज की रहती है और वो चीप रहती है। बट उनमें और हार्ड डिस्क में बेसिकली कोई फर्क नहीं रहता। आई नो कि उसकी जो एडवर्टिजमेंट किया जाता है कि 500 MB/सेकेंड रीड राइट स्पीड, अराउंड इतना रीड राइट स्पीड का एडवर्टिजमेंट करते हैं, वो ठीक है, वो मगर बड़ी फाइल्स के लिए होता है और वो सिक्वेंशियल रीड राइट स्पीड होती है, राइट। तो बड़ी फाइल्स तो हम कभी भी, कंप्यूटर बड़ी फाइल्स पे तो काम करता नहीं है, राइट। जो भी आप अपना कुछ भी वर्ड या फिर एक्सेल या फिर नोट पैड या ब्राउजर या फिर कोई गेम खोलते हो, उसको लोड करते हो, उसमें कोई फाइल सेव करते हो, उसको रन करते हो, तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो गेम फाइल्स है या फिर प्रोग्राम फाइल्स है उसमें बहुत छोटी छोटी फाइल्स होती है, 4 KB, अराउंड 4 KB की फाइल्स होती है। तो वो उसको क्या करना पड़ता है आपके स्टोरेज एसएसडी स्टोरेज को, कि वो अलग अलग लोकेशंस पे जाता है। एक्चुअली मैप की तरह समझो। वो कभी ग्वालियर गया, फिर एकदम से उसको फिर से दिल्ली भागना पड़ा, फिर उसको बॉम्बे भागना पड़ा, छोटी छोटी चीजें अलग अलग जगह पे से उठाने के लिए। तो वो जो छोटी छोटी फाइल्स का रीड राइट स्पीड होता है वो बहुत कम होता है विदाउट डी रैम एसएसडीज में। तो वो एक तरह से हार्ड डिस्क के बराबर ही रहती है। सो उस विदाउट डी रैम एसएसडी का कोई भी फायदा नहीं है, राइट। और अब हम बात करते हैं उन एसएसडी की जिनमें डी रैम होता है, राइट। तो इनकी कॉस्ट अराउंड 4000 रुपीज रहती है। आई एम टॉकिंग अबाउट 250 GB वेरिएशंस, या। सो ये रैम इज द बेस्ट रैम ऑफ ऑल, बेस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव रैम ऑफ ऑल द 3 ऑप्शंस आई हैव रिटन हियर। मतलब तीनों में से ये बेस्ट है और अपनी कॉस्ट को वेरीफाई करती है। सो डी रैम एस एस डीज में क्या होता है, एक पहले से एक मैप बना होता है कि आपको इसे ग्वालियर
से दिल्ली जाना है, फिर बॉम्बे एकदम से भागना है, तो ठीक है आप भागो, मगर एक बहुत अच्छे वे रूट से जाओ। एक तरह से उसमें पुल बना देता है, दिल्ली और ग्वालियर के बीच में एक डायरेक्ट रास्ता है, एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस हाईवे की तरह समझो कि एक्सप्रेस वे बना दिया। जैसे आगरा से दिल्ली के बीच में एक्सप्रेस वे बना हुआ है, वैसे ही अलग अलग वो मेमोरी लोकेशन में एक्सप्रेस वे सा बन जाता है, क्योंकि उसमें रैम में पहले से स्टोर होता है कि ये रैम बहुत फास्ट होती है, तो उसमें पहले से स्टोर होता है कि ये लोकेशन यहाँ पे है, ये लोकेशन यहाँ पे है, तो फटाफट रैम से उठाता है कंट्रोलर और आपके कंप्यूटर को दे देता है वापस। तो डी रैम एस एस डी ही लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डी रैम लेस फर्स्ट ऑप्शन पे जाना इज नॉट वर्थ इट। और अगर आप पैसे खर्च कर ही रहे हो तो थोड़े ज़्यादा, मतलब डबल, थोड़े बहुत पैसे और डबल पैसे खर्च करके आपको विद डी रैम वाली एस एस डीज लेनी चाहिए। अब बात करते हैं फिर थर्ड ऑप्शन किसके लिए है। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी है इन्वेस्ट करने के लिए लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में, और वो सिक्वेंशियल रीड राइट ज़्यादा करते हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग ज़्यादा करते हैं, बड़ी फाइल्स पे काम ज़्यादा करते हैं। उन लोगों के लिए NVMe SSD इज़ गुड, बिकॉज इसकी जो सिक्वेंशियल रीड राइट स्पीड होती है बड़ी फाइल्स के लिए, वो 2 GB 3 GB पर सेक या 2 GB 3 GB होती है, राइट। और वो सेकंड डी रैम वाली SSD से 4 to 5 times फास्ट होती है। इसकी 500 MB यानी कि हाफ जी बी होती है, और इसकी होती है 2 GB। इसका मुझे कॉस्ट मालूम नहीं है, बट अंदाजे से अराउंड 7,000 के अप्रॉक्स से आती है, और ये हमारी मैकबुक एयर में रहती है, और जो बहुत पतले लैपटॉप्स होते हैं, मगर इसका कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है रैम। बिफोर दैट मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देखने वाले, प्रैक्टिकली देखने वाले कौन कौन से लैपटॉप्स हैं अमेजोन पे जाके जिन्हें हम परचेज कर सकते हैं, और कौन कौन से चीप लैपटॉप्स हैं जिनको हम अपग्रेड करके बहुत पावरफुल बना सकते हैं। और कोशिश ये करेंगे कि जो पुराने मैकबुक होते थे 60,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स, उन तक, उसके बराबर तक परफॉर्मेंस अचीव कर लें अपने सस्ते लैपटॉप्स को अपग्रेड कर करके, इन तीनों अपग्रेडेशन के द्वारा। ओके, सो अब रैम पे बढ़ते हैं। रैम सेकंड फास्टेस्ट एलिमेंट होता है हमारे कंप्यूटर में, सबसे फास्ट होता है CPU, देन रैम, देन SSD। ओके, सो आप लोगों को जो पीसी मिलते हैं वो 4 GB रैम के मिलते हैं, जो बजट लैपटॉप्स होते हैं। बट एज अ प्रोग्रामर आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि 8 GB प्लस रैम होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि 4 GB इज़ वेरी लेस। क्योंकि आजकल के जो क्रोम ब्राउज़र का एक टैब भी है आपकी 1 GB रैम तक ले सकता है, अगर आप अच्छी अच्छी वेबसाइट है एप्पल जैसी अच्छी वेबसाइट्स खोलते हो। तो रियली आपको 8 GB 16 GB 12 GB रैम तक रखनी चाहिए अपने पास, अगर आप प्रोग्रामर हो, वीडियो एडिटर हो, और कुछ भी आप अगर कुछ भी करते हो, तो आपको 8 GB प्लस रैम तो आपको आजकल के टाइम में ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। सो फॉर रैम आई वुड ओनली रिकमेंड गो फॉर 8 GB प्लस। ओके, सो अब हम बात करते हैं CPU के बारे में। सो ये हमारा मेनली कॉस्ट डिसाइडिंग पॉइंट होता है, क्योंकि रैम की कॉस्ट कितनी आती है, लगभग 2500 8 GB रैम की। ओके, सो ये इतना ज़्यादा प्राइस को कंट्रीब्यूट नहीं करता है जितना हमारा CPU करता है। CPU हमारा लैपटॉप की प्राइस का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ओके, सो CPUs में तो आपको मालूम ही होगा कि दो टाइप के आते हैं, AMD इंटेल, दो कंपनीज के, और i3 i5 i7 इंटेल में होता है, Ryzen 3 ऐसे AMD में होता है। सो अब इंटेल की बात करें तो तीन वेरिएंट्स होते हैं हर CPU के, i3 में भी ये तीनों वेरिएंट हैं, और i5 में भी i7 में भी। तो इन वेरिएंट्स का क्या मतलब है? U मतलब अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन, मतलब ये जो CPU है बैटरी लाइफ बहुत कम कंज्यूम करेगा। एंड जो टी होते हैं सफिक्स के, वो यू वाले से बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और उससे थोड़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। और जो लास्ट है हमारे पास वाई, वो सबसे कम पावर कंज्यूम करते हैं, यू से भी कम पावर कंज्यूम करते हैं, और सिमिलरली वो बहुत कम परफॉर्मेंस भी जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर सीपीयू कम पावर कंज्यूम कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस भी कम जनरेट करता है। तो आप लोग नोटिस करेंगे कि जो मैकबुक एयर होता है, एप्पल के सारे लैपटॉप्स में वाई सफिक्स का प्रोसेसर, इंटेल प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे थे i5 जनरली। तो
उनमें क्या रहता था कि पावर बहुत कम कंज्यूम करते, तो बैटरी लाइफ तो ज़्यादा मिल रही है, बट जो हमें परफॉर्मेंस है वो बहुत कम हो जाती है। तो हम कंपटीशन देने के लिए एप्पल मैकबुक एयर को जो अपना चीप लैपटॉप खरीदेंगे, उसमें हम अपने सीपीयू को यू सफिक्स वाला रखेंगे, और रैम और एसएसडी अपग्रेडेशन से उसका कंपेरेबल पावरफुल लैपटॉप बनाएंगे। ओके, सो अभी एक काम करते हैं कि फटाफट डिफरेंट सीपीयूज के बारे में देख लेते हैं। इंटेल की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं, और यहाँ पर हमें मिल गए ये 11 जनरेशन अभी आ चुकी है, और ये 10 जनरेशन के लैपटॉप्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये टी वाले प्रोसेसर्स हैं, ये यू प्रोसेसर्स हैं, और ये वाई है जो लीस्ट पावरफुल होता है। सो आप लोग देख सकते हो कि ये वाई में फॉर एग्जांपल और यू में और टी में क्या डिफरेंस होगा। सो टी मैंने बोला था सबसे अच्छे होते हैं, तो वो 4 कोर्स हैं। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो 4 कोर्स हैं, और उसकी मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी जा सकती है 3.8। और ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास वाई प्रोसेसर्स है, उसमें सिर्फ 2 कोर्स हैं, 2 कोर ही हैं। ओके, और उन्होंने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दे रखी है, बट ये कभी अटेन होगी ही नहीं जनरली। आप देख सकते हो वाई मतलब एक्सट्रीमली लो पावर, और यू मतलब अल्ट्रा लो पावर, और पावर ऑप्टिमाइज लाइफ स्टाइल मतलब ये बैलेंस्ड है टी वाले प्रोसेसर्स। ओके, सो आप देखो कोर ही कम कर दिया उन लोगों ने वाई प्रोसेसर्स में। ठीक है, ओके, अब हम AMD वर्सेस इंटेल देखते हैं, और बिफोर दैट मैं i7 और i5 के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि बजट लैपटॉप पे मैं जा रहा हूँ। बट आप लोगों को अब इतनी नॉलेज हो चुकी है कि आप लोग उन पे भी सर्च कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो बाकी AMD के प्रोसेसर्स से। ठीक है, तो मैं i3 के प्रोसेसर्स Ryzen 3 से कंपेयर करूँगा। ओके, मैं एक प्रोसेसर का नाम जानता हूँ, Ryzen 3 का प्रोसेसर है वो Ryzen 3 300U, और मैं AMD की ऑफिशियल वेबसाइट खोलूँगा और मैं इसके स्पेसिफिकेशंस पे देखूंगा, तो इसके CPU कोर्स 4 है, और ये बहुत चीप आता है, और ये 2019 में लॉन्च हुआ था, तो ये नई टेक्नोलॉजी भी है। और इसका CMOS है 12 नैनोमीटर, मतलब जो इसका ट्रांजिस्टर साइज है 12 नैनोमीटर, मतलब छोटा हो तो बेटर रहता है, और वो कम पावर लेगा, राइट। और इसके कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल 4 हैं, और इसकी मैक्स फ्रिक्वेंसी 3.5 है, और AMD के CPUs में आप लोगों को बताऊं कि इजीली वो लोग मैक्स क्लॉक पे ही चलते हैं जनरली, वो बहुत ज़्यादा मैक्स क्लॉक अटेन करते हैं। बट इंटेल के CPU हाइपर थ्रेडिंग यूज़ करते हैं, तो वो मैक्सिमम अपनी पावर को अटेन नहीं कर पाते। ये CPU बेटर है, इवन 10 जनरेशन से बेटर है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। जो ये वाला था, ये 10 जनरेशन था, और इसमें सिर्फ 2 कोर्स थी, राइट। और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जनरली अटेंड ही करता नहीं है। ओके, सो ये हो गया कंपैरिजन। अब हम देख लेते हैं कि लैपटॉप्स में CPU कौन कौन सी ब्रांड्स देती हैं हमें। तो हम अमेजोन पे जाते हैं, हम Ryzen 3 लैपटॉप्स सर्च करते हैं, और इनको हम लो टू हाई सॉर्ट करते हैं। ओके, अवीता वगैरह कंपनीज को हम अवॉइड करेंगे। ये देखते हैं HP का लैपटॉप, ये 14 इंच लैपटॉप है, और इसमें देखो 3300U लिखा हुआ है साफ साफ, Ryzen 3 3300U, जो अभी प्रोसेसर हम देख रहे हैं यहाँ पे Ryzen 3 3300U सेम प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर अच्छा है। अगर इस प्रोसेसर को हम इंटेल से कंपेयर करें, तो ये इंटेल के i3 प्रोसेसर से अच्छा है, और इंटेल के i5 प्रोसेसर से जस्ट थोड़ा सा नीचे। और इसमें हमें CPU तो अच्छा मिल रहा है, और इवन हमें SSD भी मिल रही है, एंड 4 GB रैम मिल रही है, जो कि हम इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, और ये 2020 में लॉन्च हुआ है। ओके फाइन, और देखते हैं, ये भी सेम CPU कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका प्राइस है 28,000। इसमें SSD नहीं है, इसमें हार्ड डिस्क है 1 TB की, और ये भी 14 इंच है, और इसमें विंडोज़ 10 आपको प्री इंस्टॉल मिल रही है, जो कि 5,000 के अप्रॉक्स आती है विंडोज़ 10। और आप मेरी तरह विदाउट एक्टिवेटेड विंडोज़ 10 तो डाउनलोड कर सकते हो विदाउट पेइंग फॉर विंडोज़ 10। सो हम 2D86 ये कॉपी कर सकते हैं, और इसको सर्च कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं HP की वेबसाइट पे।
store.hp.com, HP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और ये आ गया हमारे पास 2D866P यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, एंड इसकी ऑफिशियल प्राइस है 31,000 रुपीज़ ओनली। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये करेक्ट बिल्कुल ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। 1 TB की इसमें हार्ड डिस्क है और विंडोज 10 होम इंस्टॉल्ड है। सो ये तरीका होता है अगर आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन तो मेक श्योर करें कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमने देखा था SSD वाला 27,000 का, उसका एक तो मॉडल नंबर नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर लोगों ने कंप्लेन करी हुई है कि इसमें SSD नहीं निकली है। ओके, सो आप लोग ये सब चीज़ें देखते रहना, राइट। एंड इसमें और अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये भी Ryzen 3 है, बट इसका 3300U नहीं है, इसका 3200U है, तो हम वो सर्च करते हैं। और हाँ, इसमें मैं MS ऑफिस और विंडोज 10 के एडिशनल पैसे की कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। और इसमें वेगा 3 के ग्राफिक्स है। इसका मतलब है ये प्रोसेसर जो होगा 3200 वो कमज़ोर होगा कंपेयर टू 3300U से, क्योंकि इसमें वेगा 6 के ग्राफिक्स हैं। ओके, सो हम उस बेकार वाले CPU के बारे में देखते हैं। 3200U प्रोसेसर, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें CPU कोर सिर्फ 2 हैं। ओके ओके, इसकी मैक्स बूस्ट भी 3.5 ही है और ये पुराना नंबर है, मतलब ये पहले लॉन्च हुआ है, ये बाद में है, तो ये नया CPU है 3300U। फाइन, हमने देख लिया कि हमारा 3300U इज बेटर। एंड नाउ लेट्स एक्चुअली सी द प्राइसेस ऑफ Intel i3 प्रोसेसर्स। हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली है या इट्स G1 प्रोसेसर। ओके, जी प्रोसेसर्स क्या होते हैं, ये ग्राफिकल प्रोसेसर्स होते हैं, इसमें ग्राफिक्स अच्छे आते हैं जो जी सफिक्स के होते हैं। और इसकी बेस स्पीड 1.2 गीगाहर्ट्ज़ है, 2 कोर्स है, इसके हम अवॉइड करेंगे। ओके, अगर हमें थोड़ा भी डाउट होता है कि Ryzen 3 300U और Intel i3 G1 वाले प्रोसेसर में से कौन सा अच्छा है, तो हम उसको एज इट इज़ गूगल सर्च कर लेंगे 1005 G1। हम ऐसी वेबसाइट्स पे जाके इन दोनों का कंपैरिजन इजीली देख सकते हैं। तो यू कैन सी कि इसको 71 पॉइंट्स मिले, इसको 75 पॉइंट्स मिले, तो Ryzen 3 300U इज बेटर देन दिस प्रोसेसर एंड द रीजंस आर मेंशन्ड हियर। ओके, इधर भी इसको 64 पॉइंट्स मिले हैं, इसको 59 पॉइंट्स मिले हैं। हमने डिसाइड किया कि हमारा जो Ryzen का प्रोसेसर है 3300U दैट इज़ बेटर देन दिस वन G1 प्रोसेसर ऑफ i3। और हमने ये भी देखा कि इसकी कॉस्ट थी अराउंड 28,000 और इसकी कॉस्ट है अराउंड 34,000। ओके, सो वी विल गो विद दिस प्रोसेसर ओनली। सो ऐसे आप लोग ध्यान में रखिए कि ऐसे हम लोग CPUs को कंपेयर करते हैं और डिफरेंट लैपटॉप्स कंपेयर करते हुए डिसाइड करते हैं कौन सा लैपटॉप के साथ जाना चाहिए। अब मैं अपने पर्सनल लैपटॉप के बारे में आपको बताता हूँ। तो मेरे पास AMD का ही प्रोसेसर है A9, जो कि Ryzen 3 से पुराना है, बट इसकी बेस फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज़ है और इसमें 2 कोर्स हैं, 2 कंप्यूट कोर और 3 ग्राफिकल कोर। तो 2 कोर है मेरे CPU के और 3 ग्राफिकल प्रोसेसर है, उसके 3 कोर्स हैं। तो 2 कोर CPU मेरा विद 3 गीगाहर्ट्ज़ बेस फ्रीक्वेंसी एंड 3.9 मैक्स बूस्ट फ्रीक्वेंसी। और मैंने 12 GB की रैम लगा रखी है, अपग्रेड करी ऑब्वियसली। इस लैपटॉप के साथ 4 GB रैम आई थी, तो मैंने 8 GB की स्टिक और उसमें इंसर्ट कर दी, तो वो 12 GB हो गई। ओके, एंड मैंने यहाँ पे SSD भी लगाई हुई है, डिस्क जो कि SSD शो कर रहा है। और या इसकी 250 GB की SSD लगाई मैंने MX500, जो कि मुझे 4,000 के अप्रॉक्स मिल गई थी। मेरी मेमोरी है 12 GB अराउंड। एंड CPU की, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके CPU जनरली मैक्स फ्रिक्वेंसी पे ही चलते हैं, तो देखो आप लोग 3.5 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है और इसकी बेस स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज़ है, तो ये और इसकी मैक्स टर्बो 3.9 होगी अराउंड। सो ये मैक्स उस पर ही चलते हैं और मेरा ग्राफिकल प्रोसेसर है जिसका 11% में भी यूज़ कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं ग्राफिक्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मतलब ग्राफिक्स शो कर रहा हूँ अपने मॉनिटर पे। ओके फाइन। सो अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरी 5 GB यूज्ड है मेमोरी, क्योंकि मैंने क्रोम खोल रखा है और दो ब्राउजर्स खोल रखे हैं और एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर खोल रखा है, तो 5 GB मेरी मेमोरी यूज़ हो रही है। तो आप लोगों को 8 GB प्लस लेनी चाहिए मेमोरी, दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड दैट। ओके फाइन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस के बारे में बोस्ट करूँगा। तो वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग और गेमिंग एंड डेवलपमेंट, हार्ड कोड डेवलपमेंट, डॉकर डाल रखा है जो कि एक वर्चुअल मशीन बना देता है मेरे लैपटॉप पे, राइट। और मैं शॉर्टकट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, और मैं MongoDB मतलब डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और विजुअल स्टूडियो कोड की ओपनिंग स्पीड में आपको शो कर देता हूँ कि कितनी देर में ओपन होता है, कीपिंग इन माइंड दैट बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स भी ऑन है इस समय पर। तो जस्ट राइट अवे वो ओपन हो जाता है, फिर वो डेटा लोड करता है, राइट। और मैं आपको क्रोम एक और एक्स्ट्रा क्रोम टैब ओपन करके दिखा देता हूँ। 1 विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड मेरे क्रोम ओपन हो जाता है। This is the SSD, this is the RAM, and this is the holder of SSD that I'm going to mount in the CD driver port. And I'm gonna open this laptop and going to install Windows on this SSD and use my hard disk as a secondary storage. So let's begin. Now here we go with my laptop's back.